सबसे बड़ा वाकया तो इस वक्त ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का है, जहां वहां के प्रधानमंत्री केर स्टारमर की सरकार इस वक्त खतरे में पड़ी हुई है और वो अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने में लगे हुए हैं। तो लोगों के मन में सवाल उठ सकता है, भाई स्टारमर क्यों, जबकि स्टारमर का एप्स्टीन से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं, ना ऐसा किसी तरीके का कोई सबूत मिला जिसके आधार पर कहा जा सके कि दरअसल स्टारमर एप्स्टीन से किसी तरीके से मिले थे या किसी तरीके के एक्सचेंज किया था। उनकी सिर्फ इतनी सी गलती है कि उन्होंने अपने चीफ ऑफ स्टाफ, जिनका नाम है मार्गन मैक्सविनी, उनके कहने पर पीटर मेंडलसन को वॉशिंगटन में यानी अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया। अब सवाल जो इंग्लैंड के अंदर जवाब, देखिए वहां अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही तय होती है। सवाल ये पूछा गया कि जो शख्स एप्स्टीन से इतना करीबी था उसको इन्होंने एम्बेसडर कैसे नियुक्त कर दिया। तो वहां पे जो सवाल है वो ये है कि एरर ऑफ जजमेंट, यानी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स है, क्या उसका एरर ऑफ जजमेंट इतना खराब हो सकता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पुराना ले जाऊंगा, बिल क्लिंटन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन क्यों आया था। इसलिए नहीं आया था कि व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने कोई यौन दुराचरण किया था, बल्कि इसलिए था कि उन्होंने ऑन परजरी का मामला था कि आपने शपथ लेके झूठ बोला। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। यहां पर एक केंद्रीय मंत्री जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो पहले कहते 3-4, जानकारी पता चलती कि 14 मीटिंग्स, 62 ईमेल का एड्रेस। तो क्या हरदीप पुरी झूठ बोल रहे हैं? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्या हिंदुस्तान के पास ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए जो लोगों से झूठ बोले या गुमराह करने की कोशिश करे? ये बड़े सवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पे आरोप लगा के या फिर कांग्रेस पे आरोप लगा के बच नहीं सकती। अगर कांग्रेस के ऊपर आप सोरोस से मिलने का आरोप लगाते हैं, सोरोस के कहने पे करते हैं, तो मेरे ख्याल से एप्स्टीन से हरदीप पुरी का क्या रिश्ता है। एप्स्टीन के फाइल में प्रधानमंत्री जी का भी नाम आता, मैं मान सकता हूं कि एक अपराधी की फाइल में प्रधानमंत्री जी का नाम आना एक हो सकता है वो नेम ड्रॉपिंग कर रहा हो, ये संभव है वो नेम ड्रॉपिंग कर रहा हो और इसी बारे में लोगों को फंसाने की कोशिश कर। देखिए मेरे तो संबंध ऐसे ऐसे कि मैं देश के प्रधानमंत्री को सलाह देता हूं और वो मेरे कहने पे चलते, ये भी संभव है। लेकिन मंत्री महोदय तो खुलेआम इंटरव्यूज देके झूठ बोल रहे हैं। ऐसा तो पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ तौर पर लगता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहना चाहिए? मुझे लगता है कि इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, सीधे सीधे हरदीप पुरी की लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और मेरा साफ तौर पर मानना है कि जितना हरदीप पुरी को बचाने की कोशिश की जाएगी उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मामला महंगा पड़ता जाएगा। खुद प्रधानमंत्री जी पर छींटे उड़ेंगे कि भाई आप ऐसे शख्स को अपने मंत्रालय में क्यों रखे हुए हैं। आशुतोष, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होगी, फिर उसके बाद झूठ बोले, 4 बार जिक्र किया। जब आपको पता है कि यहाँ फाइल्स खुल रही हैं, डेटा भी बाहर आएगा, तो ये भूल क्यों करी कि आंकड़ा गलत बताना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना। आप चुप्पी साधे हुए थे, कम से कम राजनीतिक तौर पे आप चुप्पी साध लेते। आपको कोई राजनीतिक समझ आई होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऐसे, हम से क्या सोचा होगा फिर ये आए। देखिए मजबूरी हम जिस गांव से आते हैं वहां कौवे के बारे में एक बड़ी बड़ी कहावत कही जाती है। समझ जो गया मैं। चालाक कौवा होता है वो, मैं उसको आगे नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ। दिक्कत क्या होती है जब आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझने लगता है और तब वो ऐसी गलतियां करता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हरदीप पुरी इनके बारे में जानकारी नहीं थी। हरदीप पुरी हिंदुस्तान में बहुत ऊंचे पदों पर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और वो यूनाइटेड नेशंस यानी न्यूयॉर्क में लंबे समय तक रहे। और उसके बावजूद अगर आपको एप्स्टीन के बारे में जानकारी नहीं थी, अगर आप इसकी अनभिज्ञता दर्शक को कन्विंस करना चाहते हैं, तो ये बात लोगों के गले नहीं पचने वाली। तो निश्चित तौर पर ये वो वक्त था जब वो किसी पद पर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, एक थिंक टैंक में ऊंचे पदों पर थे और ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में आने के लिए या किसी बड़े नेता के इशारे पर कि आप अगर कुछ ऐसा कर दोगे तो आप प्रधानमंत्री जी की नजर में आ जाओगे और उसके बाद हो सकता है कि आपको कैबिनेट मिल जाए। क्योंकि हरदीप पुरी एक जमाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी सदस्य थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में अरुण जेटली के साथी थे, रजत शर्मा के साथ भी थे और भी कुछ बड़े लोगों के साथ थे वो। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस और बीजेपी से उनका पुराना रिश्ता है, या जंक्शन से उनका पुराना रिश्ता है। लेकिन चूंकि आप सर्विस में चले गए तो जाहिर सी बात है लोग आपको थोड़ा भूलने लगते हैं या आपकी प्रतिबद्धताएं अलग हो जाती हैं। तो जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद किसी ने हो सकता है इनको सलाह दी हो कि आप ये 4 काम कर लीजिए तो प्रधानमंत्री जी की नजर में आ जाएंगे। चूंकि आपका तो बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुतबा था, आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स थे, तो आप सरकार को एक प्लान क्यों नहीं आप बेच देते या उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं करते। मुझे लगता है उनको ये बात समझ में आ गई और इस चक्कर में उन्होंने ये गलतियां की। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हरदीप पुरी को जब कैबिनेट में लिया गया था तब हरदीप पुरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे।
वो ना तो राज्यसभा से हाँ। थे ना लोकसभा से थे, और उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, वो चुनाव भी वो हार गए। तो चुनाव हारने के बाद भी उसके बावजूद वो कैबिनेट में बने हुए हैं और पेट्रोलियम मिनिस्टर है, हाई प्रोफाइल पेट्रोलियम मिनिस्टर है। तो क्यों? जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। यानी या तो किसी ने उनको समझाया, या उन्होंने अपनी बड़ी चतुराई के साथ प्रधानमंत्री को एक ऐसा सपना बेच दिया जिससे लगा कि तो बहुत काबिल आदमी, अगर मंत्रालय में आएंगे तो देश का बहुत फायदा होगा। तो कभी कभी इस तरीके की गलतियां आदमी अपने महत्वाकांक्षा की पूरी पूर्ति के लिए करता है और फिर उस जाल में फंस जाता है। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब अगर दुनिया के किसी और मुल्क में अगर किसी और कैबिनेट मिनिस्टर का नाम इस तरीके से आया होता तो अब तक तो उनका इस्तीफा हो गया होता। और मेरा अभी भी मानना है कि देर सवेर हरदीप पुरी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब 2 महीने में चुकाते हैं या 3 महीने में, लेकिन उनका अपने पद पर बने रहना मुश्किल होगा। और अगर पद पर रहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी छींटे पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साख पर भी सवाल खड़े होंगे।